नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजन। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के चौथे और आखिरी रण में मध्य प्रदेश में किस तरह इस समय वोटिंग देखी जा रही है, उत्साह क्या है मतदाताओं के बीच। जी हां, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 4 चरणों में यहां पर चुनाव होना था, तो आज चौथा और आखिरी चरण है मध्य प्रदेश के अंदर। हम आपको दिखा रहे हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहां पोलिंग बूथ से मिल रही है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका किस तरह से यहां पर जोर देखने को मिल रहा है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। भोपाल में अगर बात करें चौथे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर बीजेपी दफ्तर में वॉर रूम बनाया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वॉर रूम से मतदान की मॉनिटरिंग की। न्यूज 18 से हुई बातचीत में उन्होंने मालवा की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। उनकी माने तो जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना ठाना है। बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम तैयार किया गया है और जो 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पल पल निगाह रखी जा रही, कहां क्या कुछ चल रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। वीडी शर्मा जी, वॉर रूम पूरा बैठा हुआ है, क्या रिस्पांस या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो सेंट्रली वॉर रूम है वो सारी प्रत्येक मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं पर फोकस करके मॉनिटरिंग यहाँ से हो रही है। हमने इस बार एक नया प्रयोग किया है, महिला बार रूम एक अलग बनाया है जो महिला वोटर्स को जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन आज का जो मतदान है और मतदान का प्रतिशत अभी 2 घंटे का जो आया है वो इतना उत्साहजनक है कि पिछले सभी चरणों से 2 से 3% मतदान ज्यादा 2 घंटे में हुआ है। इसलिए ये साबित करता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, शासन प्रशासन सामाजिक संस्थाएं समाज के लोगों ने जो अपील किया है और जो मेहनत की उसका परिणाम है कि वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा बढ़ा है। तो यह वीडी शर्मा जी और जो बता रहे हैं कि आखिर कैसे इस बार जो चौथा चरण है अच्छी खासी वोटिंग इस बार चौथे चरण में होने वाली जो बीजेपी के फेवर में जा रही है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। तो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव और ऐसे में खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जो सशक्त भारत को दिखाती हैं। पोलिंग बूथ से अलग अलग पोलिंग स्टेशन से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं वो आपको दिखाते हैं। क्या आम क्या खास सभी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लगातार हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपका आज आपके क्षेत्र में आज पोलिंग हो रही है जरूर वहां पर अपना वोट देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख सकते हैं यहां पहुंचे थे। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला यहां पर दोनों पिता पुत्र पहुंचे। माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में आज वोट डालने पहुंचे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, PCC चीफ जीतू पटवारी ने भी वोट दिया। तुलसी सिलावट को आप देख सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी नेता साक्षी महाराज, जूनियर NTR, जितिन प्रसाद, सुधीर गुप्ता, तमाम VVIPs हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जरूर पहुंचे। चौथे चरण में दिग्गजों का ये मतदान हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो बता रही है कि तमाम VVIPs जो हैं वो भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी इन सभी ने सुनिश्चित की है। आप भी जरूर पहुंचे और आप अपनी सेल्फी हमें खींचकर अपनी उंगली पर लगे स्याही के साथ भेज सकते हैं। उस तस्वीर को हम आपके नाम के साथ, आपकी लोकेशन के साथ टीवी पर दिखाएंगे और इसीलिए ये लोकतंत्र को सशक्त करने में जो हमारी भूमिका है एक नागरिक के तौर पर, वो इसी सुनिश्चित होती है कि हम मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है मध्य प्रदेश में। चौथा चरण ही आखिरी चरण है। यहां 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में पिछली बार 2019 की बात करें
तो 2019 में इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में वो बड़े स्तर पर वापसी कर रही है, यानी कि जो 28-1 का जो स्कोर कार्ड रहा था पिछली बार वो बदलेगा। जबकि बीजेपी का कहना है कि क्लीन स्वीप यानी कि 29 की 29 सीटें पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। हमारे साथ बीजेपी से खास मेहमान जुड़ रहे हैं प्रेम व्यास जी। प्रेम व्यास जी, पिछली बार 2019 में तो इन 8 सीटों पर आप ही की पार्टी का कब्जा रहा था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ये निश्चित रूप से हमने तो पहले ही कहा था कि हम पूरी 2900 सीटें जीतेंगे, और 2900 सीटें जीतने का जो कारण है वो होमवर्क है। हम होमवर्क करते हैं, हम पूरी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ईमानदारी से कहते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो हम पास हो जाएंगे, या हम 90% से ऊपर मार्क जो है लाने का कार्य करेंगे। दूसरी चीज है जो गारंटी नरेंद्र मोदी जी और उनके जैसा जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास में, आज विपक्ष के किसी भी दल के पास में ऐसा नेतृत्व संपूर्ण भारत भूमि पर मौजूद नहीं है। और जिस तरह से गारंटियों का प्रसारण और उसके बाद में धरातल पर आकर कार्य, ये 2 मुख्य फैक्टर है जो निश्चित रूप से अगर पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें, पूरे देश में 400 पार। लेकिन आदिवासी और आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जनता के बीच चर्चाओं को जन्म तो दे ही दिया है। देखिए, आदिवासियों के हित के लिए कार्य करना और सिर्फ चर्चाओं को जन्म देना, सोशल मीडिया का जमाना है, आदिवासी भी जो है मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको पता है उनके हित में कार्य करने वाली सरकार कौन है। ST SC का अलग मंत्रालय जो गठन हुआ था वो अटल जी की सरकार में हुआ था। उसके बाद में जन शिक्षा बजट जो आदिवासियों का था, निश्चित रूप से वो पूर्व में 7 करोड़ था, उसको जो है बढ़ाकर 150 करोड़ जनजाति जो है आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाना। तो पिछले 10 सालों का भरपूर इतिहास, भरपूर प्रयास, भरपूर विकास हमारे साथ में। तो मुझे लगता है सिर्फ अब बरगलाकर राजनीति का दौर नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक नहीं है जी। लेकिन प्रेम व्यास जी, एक सवाल यहाँ पर है कि परफॉर्मेंस की जब बात होती है तो हमारा ध्यान जाता है वोटिंग परसेंटेज की तरफ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इन चुनावों में थोड़ा कम रहा अपेक्षाकृत। अब आज की अगर बात करें तो मौसम के चलते उसका जो सहयोग मिल रहा है, उम्मीद थी कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता, लेकिन इंदौर में अपेक्षाकृत कम वोटिंग रही है। तो इसके लिए क्या कहेंगे सर, इसमें परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रह गई? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का जो नकारा रवैया है पूर्ण रूप से इसके लिए दोषी। आप देखिए मध्य प्रदेश में घमंडिया गठबंधन की कितनी रैलियां हुई संयुक्त रूप से, उसके बाद में इंदौर में नोटा को लेकर जो है वो जनता से आग्रह कर रहे हैं। अब जो कांग्रेस के कैंडिडेट से वो घर से निकलकर कोई नोटा को देने तो वोट कार्यालय तक जाएंगे नहीं। तो निश्चित रूप से जो विपक्ष का नकारा रवैया वही भारतीय जनता पार्टी। अरे अक्षय कांति बम को आप पार्टी ज्वाइन नहीं करवाते तो फिर उनके पास तो प्रत्याशी रहता ना। अक्षय कांति बम को पार्टी ज्वाइन 8 लाख के रिकॉर्ड अंतर से जीत का दावा था कैलाश विजयवर्गीय का, फिर क्या आवश्यकता थी अक्षय कांति बम की? सुमित्रा महाजन ने भी कह दिया था। पूरा उसका वृत्तांत बता देता हूं, विधानसभा समय से बता देता हूं। विधानसभा समय में जो है अक्षय कांति बम ने कार्यालय खोल लिया था। आज भी वहां दशहरा मैदान के सामने इंदौर में आप देख लीजिए, बंद पड़े रेस्टोरेंट में जो है विधानसभा कार्यालय खोलना, उसके बाद में प्रचार प्रसार प्रारंभ करना और उसके बाद में टिकट काट देना। और उसके बाद आप सुना रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, वृत्तांत तो लोग ये भी कह रहे हैं 17 साल पुराना मामला भी एक इस वृत्तांत की अहम कड़ी है। राजीव सक्सेना जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आशीष आप सवाल लीजिएगा, लेकिन पहले दिनेश जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी से मेरा एक सवाल रहेगा। सर, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, लेकिन जितनी जगह मैंने मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, जाकर वहां पर लोगों से बात की है, परफॉर्मेंस के नाम पर तो सिवाय मोदी मैजिक के कई बीजेपी सांसद फेल पाए गए। लोग जानते भी नहीं थे उनका नाम, शक्ल ही पहचानते थे। बिल्कुल ठीक कहा अपर्णा आपने। केवल मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मोदी जी यदि चेहरा है तो उनको लगता है जीत ज्यादा आसान हो। तो मोदी जी का मतलब क्या है? ओवरऑल यदि मोदी जी का नाम है तो कहीं ना कहीं उसके साथ उनका परफॉर्मेंस भी होगा। नाम से तो कुछ नहीं होगा ना, कि केवल एक आप नाम मोदी जी का दे दिया तो आपने उसके बाद आप चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा मोदी जी के साथ, इसलिए मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अन्यथा वो आप किसी और के नाम पर चुनाव लड़ लेते, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है जिस नेता की, जिससे लोगों का कनेक्ट होता है, तो उसी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए केवल मोदी जी के नाम की बात कर रही है। उनके साथ बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, बहुत सारे जो नेगेटिव उसके पहलू होते हैं, जो गवर्नेंस के जो पहलू होते हैं, उनको छुपाया जा सकता है। क्योंकि जो पिछले अनुभव है 2014 में जिस पर वो चुनाव लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था,
फिर 2019 में हमने देखा जहां सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा था, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था। उस कॉन्फिडेंस के कारण भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो तीसरा चुनाव भी हम मोदी जी के नाम पर निकल जाएंगे, तो इसलिए वो परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा है। हो सकता है जो अपना ये सेकंड टर्म उनका जो पूरा हुआ है, इसमें कई लोगों को परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगी हो, इसलिए कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। केवल मोदी जी का नाम दिख रहा है और कांग्रेस के पास उनके कैंडिडेट है और उनका अपना नेटवर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी लेकिन रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं, रवि आपसे एक रिएक्शन इस पर चाहेंगे कि बीजेपी के पास चेहरा दिखाने के लिए चेहरा है, एक केंद्रीय नेतृत्व है जिसके आदेश या जिसकी आज्ञा या जिसका अनुसरण करने वाले एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऐसे किसी चेहरे की कमी थी? मध्य प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा चेहरा उभर कर आया नहीं, कमलनाथ से उम्मीद थी लेकिन वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए नहीं। नहीं, देखिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं तो यहाँ हमेशा हम लोग सामूहिक नेतृत्व पे बात करते हैं और कभी भी हमारा कोई चेहरा हम प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी संविधान की अवधारणा है आर्टिकल 75 में कि जो विधायक या सांसद चुन के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस तरह की बातें केवल सावधान विश्राम पार्टी में हो सकता है, पर कांग्रेस पार्टी में नहीं होता, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, प्रजातांत्रिक पार्टी हैं और हमारे यहाँ छोटा कार्यकर्ता को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से हमारे जो चमकते हुए चेहरे हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो माननीय राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अगर आप देखें प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, और अगर आप एक फहरिस्त अगर लंबी चौड़ी देखेंगे तो हमारे पास हर जगह बड़े अच्छे और दमदार चेहरे हैं। मध्य प्रदेश लेकिन बड़े और दमदार चेहरों ने ना जीतू पटवारी जी हैं, अक्षय कांति बम का साथ नहीं दिया, उनका ये कहना था और इसीलिए उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा। मैं आपसे जवाब लूंगी सर इस पर। यहाँ पर प्रेम व्यास जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले एक बातचीत सर लौटूंगी आपके पास। एक महत्वपूर्ण बातचीत दर्शकों को यहाँ पर सुनवा देते हैं। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी में व्यक्ति नहीं कमल का सिंबल चुनाव लड़ता है। और क्या कहा है सुनवाते हैं। प्रदेश में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और रतलाम झाबुआ सीट पर इस समय पूरी देश की नजर है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है। गुजरात राजस्थान की बॉर्डर यहां से कनेक्ट होती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं और इनकी धर्मपत्नी जो है वो यहां से कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सर, मोदी जी की गारंटियों की बात करें या आपके इलेक्शन कैंपेन की बात करें, जनता तक पहुंचने में कितने सफल रहे और क्या परिणाम देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव अनीता नागर सिंह को 2 मार्च को मिला था टिकट और उसके बाद से लगातार करीब 70 दिन से हम लोग हर क्षेत्र में कैंपेनिंग हमने की है और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है। हमारा जो कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है और भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी में सिंबल चुनाव लेता है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लड़ता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट प्रत्याशी घोषित किया, हर कार्यकर्ता कमर कस के जनता के बीच में करीब 70 दिन गया है और उसी के दम पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त करने वाली है और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि इंडिया अलायंस जो है वो दिशाहीन हो चुका है, नेता ही वो अपना तय नहीं कर पा रहे। देखिए, आप पूरे देश में देख रहे होंगे इंडिया गठबंधन। आज केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज इन्होंने गठबंधन बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि उनको पता है कि इस देश में, इस देश की 142 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के नेता है और उसी बात को लेकर वो डरे हुए हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की 142 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले हैं। झाबुआ रतलाम सीट भी जीतेंगे और देश भर में जीतेंगे, दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। नागर सिंह चौहान हमारे साथ थे। बहरहाल वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे भी हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए झाबुआ। तो अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और इसीलिए यहां पर पूरा जोर जो है वन मंत्री नागर सिंह चौहान भी लगा रहे हैं प्रचार प्रसार में। खैर बढ़ते हैं आगे, लेकिन जिस तरह से मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। जी मिथिलेश, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। इस वक्त मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन है कलावती यादव जी, नगर निगम की सभापति हैं, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त उज्जैन में क्या माहौल है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आप थी, कितना उत्साह है लोगों में? ये अभी हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में सभी दूर मेरा जाना हो रहा है और लगभग 1.5 महीने से हम लोग संपर्क में भी हैं लोगों की, जनता मतदाताओं में रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, अपार उत्साह है, जोश का माहौल है, उत्साह का माहौल है, एकदम वातावरण बहुत सकारात्मक बना हुआ है। आज हमने भी देखा कि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं मतदान केंद्र में तो लोगों की बहुत भीड़ थी, लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। ये वही मतदान केंद्र है जहां जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, अक्सर जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा वहीं मतदान किया करते थे। पहली बार मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने आज वहां मतदान किया है। बिल्कुल, ये मतदान क्रमांक 60 है जिस पे उन्होंने अभी चुनाव के दौरान अपने मतदान केंद्र पर मतदाताओं से मिलने का, जनसंपर्क का भी काम रखा था और 70+ के जो मतदाता है उनके लिए जो बीमा की नई व्यवस्था सरकार ने की है, उस आयुष्मान कार्ड बनाने का भी काम किया था, नव मतदाताओं से मिलने का भी काम उन्होंने किया था और उस दिन भी अपार उत्साह और अपार भीड़ थी लोगों के बीच में। इस चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में एक नया शब्द आया था, वोट जिहाद। सह पित्रोदा जो है, रंगों की बात करते हैं, नस्ल जो चमड़ी का रंग है उसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। फिर मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आता है पाकिस्तान को लेकर। इन बयानों को कैसे देखती है आप? इसका क्या लगता है इन बयानों का इस चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारे देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, उसके बावजूद भी हम विकास की बात ना करते हुए इस तरह से जो अंग्रेज फूट डालो की राजनीति करते थे, फूट डालो राज करो, उस वाली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ये लोग अभी तक वो बात कर रहे हैं। रंग भेद की बात करके हमारे हिंदुस्तानी लोगों को, जो विविधतापूर्ण देश है हमारा, अनेकता में एकता की बात हम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए 370 हटाकर उसको सिद्ध करती है, अपने संकल्प को सिद्ध करती है। लेकिन ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या पर भी एक प्रश्न लीजिएगा, आखिर क्यों कम रह जा रहा है? देश प्रेम तो इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि लोगों में बांटने का काम करता है। बिल्कुल। अभी देखा जाए तो लगातार 2 चरणों की अगर हम खासतौर पे बात करते हैं, मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ था। क्या वजह रही, क्या लगता है आपको उसकी वजह क्या रही? और इस बार जो चौथा चरण चल रहा है इसमें कैसा माहौल नजर आया? ठीक है मिथिलेश, लौटेंगे आपके पास। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय, अपना जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की नियति की और दिशा और दशा की कोई कमी नहीं है। कमी तो है भाजपा के पास, जो कांग्रेस से तोड़ के कार्यकर्ता को ले जा रहे हैं, नेता को ले जा रहे हैं। उनको तो अपने नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर कोई विश्वास ही नहीं बचा। हम तो जीतू पटवारी और उमंग श्रृंगार जैसे युवा नेताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी से लाओ और भाजपा में मिलाओ। यही उन्होंने इंदौर में किया और वहां तो लोकतंत्र की हत्या ही कर डाली। अब आप कहते हैं कि साहब बम ने जो है वो वापस ले लिया। अरे बम ने वापस लिया होता तो 20 दिन पहले करता कि मेरे को नहीं लड़ना चुनाव, तब क्यों मना किया? डॉक्टर व्यास, जवाब दीजिए। चुनाव लड़ूंगा। देखिए, उनका जब कार्यालय खुलवा दिया था, उनसे चुनाव प्रचार प्रारंभ करवा दिया था, तब क्यों नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने कि तुमको टिकट नहीं देंगे तो किसी और को दे देंगे? जैन समाज से मिलना चालू कर दिया, भोजन भंडारे चालू कर दिए, तब क्यों नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने? विधानसभा चुनाव के दिनों की याद क्यों कर रहे हैं आप? ये बताइए ना कि अक्षय कांति बम ने आखिरी दिन का इंतजार क्यों किया नॉमिनेशन वापस लेने के लिए? तरह से उनके साथ में कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया था। जिस दिन नाम की घोषणा हुई उसके सुबह तक वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और उसके बाद में उनका टिकट काट दिया। तो उन्होंने सेम कृत्य वैसे ही कहा, भाई बोया पेड़ बबूल कहा तो फल कहां से पाए? जो इन्होंने कृत्य उनके साथ करा था वही कृत्य उन्होंने विधानसभा से लोकसभा चुनाव तक उन्होंने इंतजार किया, मतलब उन्होंने प्लान किया ना, एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करी कि मैं वेट करूंगा इस बार और आखिरी दिन के बाद में नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। ऐसा है क्या? मैं उसके बाद में मुझे एक बात बताएं कि विधायक का चुनाव बड़ा होता है कि लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है?
मैं बुला रहा हूं तो नहीं आ रहा है। इस बात का कृत्य इसे जवाब कांग्रेस ले लीजिए। वो जो है भारतीय जनता पार्टी को कराना चाहते, आप अपने नेता को अपने घर में संभाल नहीं पाते, आप दूसरी जगह पे जो है सेकंड नॉमिनेशन तैयार नहीं कर पाते, आप जो है फॉर्म गलत भर कर आते हैं, 370 लगा देते हो। आप उसके 15 साल बाद के केस से पहले के केस में माँ बाप के खिलाफ जो है वो और उसके स्वयं के खिलाफ जो है आप धाराएं लगवा देते हो। नहीं प्रेमव्यास जी, अकेला आरोप बीजेपी के ऊपर नहीं है, आरोप केंद्रीय एजेंसियों पर भी है, आरोप ईडी पर है, आरोप सीबीआई पर भी है कि दबाव डलवाया जा रहा है इनके द्वारा, तब ये पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। कांग्रेस के कितने कैंडिडेट्स पूरे भारत के कितने लोगों का जो है सीबीआई उनके नॉमिनेशन वापस करवाया, बता दीजिए। 1968 में लगभग 520 विधायक जो है वो कांग्रेस के इधर चले गए थे, तो सब कुछ लोकतांत्रिक था। लेकिन जब 210 विधायक अन्यत्र दलों में चले गए तो दल बदल जो है समिति का निर्माण हो गया यशवंत सिंह चौहान के निर्देशन में। तो ये कांग्रेस के कृत्य है। आप बताइए ना, अभी लगभग राजस्थान में जो है 6 बसपा के विधायक टूटकर कांग्रेस में चले जाते तो लोकतांत्रिक होता है। गठबंधन गठबंधन जो है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक से जो क्रॉस वोटिंग करवा देता है तो लोकतांत्रिक होता है। लेकिन वही वो लोग जब राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर अपनी निजी पीड़ा को व्यक्त इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सक्सेना जी, जब हम लोग इस नेताओं के छोड़कर जाने पर डिबेट करते थे ना, तो उस वक्त कांग्रेस कहती थी कि अरे मैडम आप तो बात ही नहीं करते कि बीजेपी से लोग छोड़ छोड़कर जो सांसद है सिटिंग एमपी वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो मतलब अगर आपके यहाँ आए तो ठीक, उनके आए तो खराबी हो गई। नहीं, इसमें दो तरह की बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा को बदलकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अंगीकृत करता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करते हैं। पर हम ऐसे नहीं करते कि मिस कॉल पार्टी बुला दे, हम उसकी पूरी स्क्रीनिंग करते हैं कि ये कौन बंदा है, काहे के लिए कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। 4 महीने पहले जब लोगों को लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो यही भाजपा के 50-50 गाड़ियां लेके और दिन रात कांग्रेस में मिलने आ रहे थे। हमारे ऑफिस में 3 फ्लोर पे हमको ऑफिस खोलना पड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों से लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे थे। तो वही लोग वापस जा रहे, वही जो सत्ता के लालची थे, जो सत्ता के की आहट सुनकर कांग्रेस में आ रहे थे, वही बीजेपी में चले गए। और बीजेपी ने तो और करेला और कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालची नहीं है। इंडिया गठबंधन किस लिए बनाया गया रवि जी? इन्होंने तो एक दुकान खोल दी है वहां पर। ये मोहब्बत की दुकान किसकी है सर? ये इंडिया गठबंधन किसका है? वो सदस्यता लो, ये भारतीय जनता पार्टी का कुकृत्य है। रवि भाई आवाज मिल रही है आपको? इंडिया गठबंधन किस लिए बनाया गया? सत्ता में आने के लिए नहीं है ये। नहीं, देखिए वो एक अलग बात हो गई, ये एक अलग बात है। आप किसी की पार्टी को तोड़कर और उसके बाद फिर आप हम अपनी पार्टी में मिलाकर और फिर चुनाव में जाओ, वो एक अलग बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का आप सर राजनीतिक दलों का ध्येय अंततोगत्वा सत्ता में आना ही है। तो किसी को पार्टी को तोड़ना पड़े या किसी पार्टियों के साथ जुड़ना पड़े, अंततोगत्वा सत्ता में आना ही उनका ध्येय रहता है। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े में चर्चा आगे जारी रखेंगे। जी जी मैं लौटूंगा सर, अभी चर्चा आगे जारी रखेंगे। होना गलत है। ठीक है, ठीक है, सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन वापस लौटेंगे तमाम अपडेट्स के साथ। हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला। इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी। उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है
उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान एक बात दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए, और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है, चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें, और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है, और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है, और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है, और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि